Hello, J Champs. I'm your teacher, your mentor, Jagjot sir, and I welcome you on this Akash Byju's J channel. And yes, in today's session, we will discuss few very important questions जो सबसे ज्यादा इस बार मैंने देखा है कि पेपर में आए हैं. बेसिकली मैं क्वेश्चंस की ना बात करके कॉन्सेप्ट की बात करूं जो जेई में ना कि इस जून के सेशन में ओवरऑल जेई में बहुत बार रिपीट किया जाता है. उन कॉन्सेप्ट्स की मैं बात करता हूं और या फिर उन क्वेश्चंस की मैं बात करूं जो मुझे लगता है इस बार जेई में आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं. ठीक है. सो आप इस सेशन को जैसे ज्वाइन करते हैं आप लोगों को समझ में आएगा दिस इज अ सेशन इन विच आई एम नॉट डिस्कसिंग द क्वेश्चंस लाइव विद यू, बट यस यू कैन हैव दैट फील. आपको पूरा फील आएगा जगजोत सर आपके साथ लाइव ही हैं क्योंकि मुझे पता है कौन कौन बच्चा ज्वाइन कर रहा है. ठीक है. सो मैं ना होते हुए भी आप लोगों को यहां से देख सकता हूं. ठीक है. सो यस ऑफकोर्स आप क्या करेंगे, हर क्वेश्चन को उतने ही सीरियसली लेंगे जितना आप मेरे जनरल सेशन में लेते हैं. हर क्वेश्चन के बाद आप लोग क्या करें, जैसे मैं क्वेश्चन डिस्प्ले करूं आप वीडियो को पॉज करें, उसको सॉल्व करें क्वेश्चन को, एंड देन व्हेन आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम आप उस सॉल्यूशन को चेक करेंगे और अपने आंसर को वेरीफाई करेंगे. एट द एंड ऑफ द सेशन कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स लिखेंगे कि सर इतने क्वेश्चंस मेरे ठीक थे. सो इट विल बी लाइक अ टेस्ट. आप लोगों के लिए एक टेस्ट है, आप इस सेशन को पूरा अटेंड करेंगे. ठीक है. सो मैं आप लोगों को बता देता हूं आज के इस सेशन में कुछ क्वेश्चन जो मैंने रखे हैं वो डिफरेंट टॉपिक से हैं. तो जनरली मैंने मैकेनिक्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया था मेंटी क्विज में, तो मैंने कुछ 12th के टॉपिक्स भी यहाँ कवर किए हैं जैसे म्यूचुअल इंडक्टेंस भी है, ऑल्टरनेटिंग करंट भी है. सो ओवरऑल मिला के सारे टॉपिक्स को मैंने यहाँ कवर किया है. सो आप लोग सबसे पहले सेशन को लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो विद योर फ्रेंड्स एज वेल. इसके अलावा आप लोगों को पता है जो आकाश ऐप है इसमें बहुत अच्छे फीचर्स हैं. यू कैन हैव दीज फीचर्स. अगर आप इसको डाउनलोड करते हैं आप ट्रायल भी ले सकते हैं. 14 डेज का फ्री ट्रायल है. नाउ स्टूडेंट्स वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 1 एंड आई होप यू आर रेडी. जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं सेशन स्टार्ट होने से पहले, क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले आप थम्स अप कर देना सो दैट मुझे समझ में आ जाएगा कि आप लोग अच्छे से एंजॉय करोगे इस सेशन को और सारे क्वेश्चन सॉल्व भी करोगे. राइट. सो हियर वी आर विद क्वेश्चन नंबर 1. नाउ दिस इज द सिंपल प्रॉब्लम. A negatively charged particle falling freely under gravity enters a region having uniform magnetic field pointing towards north. The particle will deflect it towards option A east, B west, C north, D south. So आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन में बोल रहा है एक पार्टिकल वर्टिकल फॉल कर रहा है अंडर ग्रेविटी, और आप लोगों से यह भी बताया जा रहा है कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको नॉर्थ दे रखी है. आपको पार्टिकल पे फोर्स की डायरेक्शन मतलब डिफ्लेक्शन बताना है. सो आप लोग वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं या फिर आप साथ के साथ सॉल्व भी कर सकते हैं. नाउ आई एम डिस्कसिंग द डिटेल सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम. तो मैं इसका सॉल्यूशन आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं. सो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि यहां अगर मैं ध्यान से देखूं जो मेरा पार्टिकल है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है. सो आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का भी यूज कर सकते हैं. यू नो दिस इज फॉर योर मैग्नेटिक फोर्स, दिस फिंगर इंडिकेट्स योर मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस फिंगर इंडिकेट्स योर करंट, है ना. सो आप लोगों को ये तीनों रूल्स याद है जैसा कि मैंने आपको बताया था. फादर फोर्स, मदर मैग्नेटिक फील्ड, चाइल्ड करंट, FMC रूल, फादर मदर चाइल्ड. सो आप क्या करोगे, आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ गिर रहा है. सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉन नीचे गिर रहा है तो आपका करंट ऊपर की तरफ होगा, और अपनी राइट साइड आप ईस्ट ले लो, लेफ्ट साइड अपना वेस्ट ले लो, फ्रंट नॉर्थ, बैक साइड साउथ. तो आपको पता है मैंने यहाँ जो अपना ये वाली फिंगर मतलब जो आपकी इंडेक्स फिंगर है इसको कहाँ रखा है, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ. तो मेरा जो थंब है वो लेफ्ट साइड आ रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन नीचे गिर रहा है तो करंट ऊपर होगा, इसलिए मैंने अपनी ये जो मिडिल फिंगर है इसको ऊपर की तरफ रखा हुआ है. सो डेफिनेटली जो फोर्स की डायरेक्शन है वो मेरी वेस्ट डायरेक्शन में आ रही है. दैट मींस जो इसका करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी वेस्ट. सो वेस्ट विल बी द फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन एंड इट विल बी ऑप्शन बी. आई होप ये क्वेश्चन में सबके +4 मार्क्स आए होंगे, आप लोगों ने इसको सॉल्व किया होगा एंड यू गॉट ऑप्शन बी एज वेल. नाउ मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 2. शो मी योर थम्स. डेफिनेटली. सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं. नाउ दिस प्रॉब्लम इज ऑल अबाउट डिफ्लेक्शन और फोर्स का ही ये क्वेश्चन है. दोबारा से मैग्नेट के क्वेश्चंस आपने देखा रिपीट हो रहे हैं इसलिए मैं ज्यादा रख भी रहा हूं. द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ पार्टिकल एज इट कम्स आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इफ द लेटरल विड्थ d ऑफ द रीजन इज स्लाइटली ग्रेटर देन mv डिवाइडेड बाय qb. सो एक पार्टिकल है, यहाँ चार्ज पार्टिकल है और वो चार्ज पार्टिकल हम लोग मान लेते हैं वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है q. वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कर रहा है, इसका मास m है, मैग्नेटिक फील्ड है b, और आप लोगों को बताया जा रहा है वो v वेलोसिटी से एंटर कर रहा है. तो विड्थ है जिस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है वो है d. सो क्लियरली आप लोगों को बताना है किस एंगल से ये पार्टिकल डेविएट होकर इस मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकलने वाला है. ओके. सो आप लोग इसको सॉल्व करो. आई थिंक अगर आपने सॉल्व कर लिया होगा यू गॉट द राइट आंसर, आप लोगों को राइट आंसर मिल गया होगा.
सो बहुत सिंपल है, अगर आप ध्यान से देखो ये एक्सप्रेशन mv डिवाइड बाय qb, ये कुछ देखा सा आप लोगों को एक्सप्रेशन लग रहा होगा, देखा है ना, ये आप कहोगे सर ये तो रेडियस होता था, ये रेडियस का एक्सप्रेशन है विच इज mv डिवाइडेड बाय qb। सो एक चीज समझ में आती है, अगर मैं ये पार्टिकल को ध्यान से देखूं, मैग्नेटिक फील्ड मुझे पता है मेरी आउट ऑफ द स्क्रीन है ना, मैग्नेटिक फील्ड मेरी आउट ऑफ द स्क्रीन है और करंट की डायरेक्शन इधर है, तो फोर्स नीचे लगेगा तो ये पार्टिकल ऐसे जाएगा एंड इट विल डिफ्लेक्ट लाइक दिस। अब आपको एक चीज समझना है, क्योंकि यहां आपका जो डी है, डिफ्लेक्शन कह रहा हूं, ये जो आपका डी डिस्टेंस है, दिस इज ग्रेटर देन रेडियस, सो ये पार्टिकल यहां जाएगा, जस्ट ग्रेटर देन है तो ये वापस आ जाएगा। अगर डी लेस देन आर होता तो ये मैग्नेटिक फील्ड से राइट साइड में ये एग्जिट कर लेता, बट ये एग्जिट नहीं करेगा क्योंकि ये जो डी है दैट इज ग्रेटर देन आर, ये उसने क्वेश्चन में बोला है। तो इसका मतलब है ये पार्टिकल इन अ शॉर्ट वे, अगर मैं इसको थोड़ा छोटे से बनाऊं डायग्राम को, तो इट विल कम लाइक दिस एंड इट विल एग्जिट फ्रॉम हियर। सो आप देख सकते हो, अगर ये किसी v वेलोसिटी से जा रहा है तो माइनस v वेलोसिटी से एग्जिट करेगा, मतलब 180 डिग्री का एंगल बनाएगा। इसका मतलब जो डेविएशन आएगा दैट विल बी 180 डिग्री। सो इट मींस क्लियरली यहां से जो आपका डेविएशन होगा दैट विल इक्वल्स टू पाई। सो क्लियरली जो एंगल आएगा दैट विल बी 180 डिग्रीज और पाई, एंड द फाइनल आंसर्स आपको पता है। तो इसका मतलब मैंने यहाँ पूरा सॉल्यूशन भी मेंशन कर दिया है, रेडियस का फॉर्मूला बता दिया है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन इज प्रोवाइडेड हियर फॉर योर रेफरेंस, एंड द फाइनल आंसर विल बी पाई, इट विल बी ऑप्शन डी। सो दो क्वेश्चन के बाद यू हैव टू अपडेट योर स्कोर एज वेल बच्चा। सबसे पहले आप लोग अपने अपने स्कोर्स को अपडेट करो कि सर मेरे 2 क्वेश्चन हुए हैं, मैंने कोई गलत नहीं किया है तो मेरा स्कोर है 8, अगर मैंने कोई गलती किया तो -1 का स्कोर भी आप रख लेना, राइट। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इट इज हियर, अ वायर loop formed by joining two semicircular wires of radii r1 and r2 carries a current as shown in adjoining diagram. Now the current in the loop is I and it is placed in uniform magnetic field B parallel to its plane. What will be the torque acting on the loop? So आपको यहाँ लूप दिया, आप देख सकते हो अपर लूप का जो रेडियस है वो आप लोगों को नजर आ रहा है R2 और लोअर रेडियस आपको नजर आ रहा है कितना, R1। तो आपको ये दोनों रेडियस अलग नजर आ रहे हैं, बट द थिंग इज कि ये दोनों में जो करंट है वो सेम है। अब आप एक चीज याद रखो, यहां आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है, दे आर टॉकिंग अबाउट द टॉर्क, जो यहां लगेगा वो पूछ रहा है। सो आप इस सिस्टम का यहां कुछ सेंटर रख सकते हो, जहां से मैंने क्या किया है, ये रेडियस मेजर किया, इसके अबाउट आप टॉर्क निकालो। सो अगर आप लोगों ने यहाँ टॉर्क कैलकुलेट कर लिया होगा, यू गॉट द फाइनल आंसर। तो सबसे पहले इसकी अप्रोच पे डिस्कशन करते हैं। अगर आप लोगों ने सॉल्व किया, आप लोगों को अप्रोच में बता देता हूं, या हम लोगों को टॉर्क का फॉर्मूला याद करना है। हम क्या कर सकते हैं, या मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं। हम सबसे पहले ऊपर वाले लूप की बात करते हैं। आई एम डिस्कसिंग अबाउट जो अपर वाला लूप है, सबसे पहले आई एम टॉकिंग अबाउट दिस अपर लूप। इसका रेडियस R2 है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे इस अपर लूप का जो एरिया होगा वो कितना होगा, इट विल बी पाई r2 स्क्वायर बाय 2, है ना। मतलब बेसिकली पाई r स्क्वायर तो पूरे सर्कल का होता है, ये सेमी सर्कल है तो पाई r2 स्क्वायर डिवाइड बाय 2। सो यहां से जो लगेगा, आप लोगों को टॉर्क का फॉर्मूला पता है, m क्रॉस b मतलब mb साइन थीटा होता है। और अगर मैं इसकी डायरेक्शन देखूं, लूप की डायरेक्शन देखूं, तो ये क्लॉकवाइज है, तो इसका मतलब मोमेंट, जो इसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो इनटू द पेज होगा, है ना। सो यहां से जो टॉर्क मिलेगा वो मैं निकाल सकता हूं, दैट विल बी करंट विच इज I इनटू एरिया, दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट। करंट इनटू एरिया मैग्नेटिक मोमेंट होता है, तो ये हो जाएगा पाई r2 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 एंड मैग्नेटिक फील्ड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आप R1 से निकालोगे टॉर्क, इट विल बी इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। यहां से जो टॉर्क होगा वो कैसा आएगा, आपका कुछ सेम डायरेक्शन में आएगा टॉर्क। तो अगर आप इसका टॉर्क भी ऐड करोगे, सो क्लियरली अगर आप इसका भी टॉर्क कैलकुलेट करोगे, यू विल गेट सेकेंड टॉर्क विल बी I पाई, मतलब इसको टाउ1 टाउ2 कह देते हैं, दैट विल बी R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इनटू B। सो आप इन दोनों को ऐड करोगे, यू विल गेट टोटल टॉर्क। तो देखने में ही समझ में आ रहा है जो फाइनल आंसर होगा दैट विल लुक लाइक पाई IB R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 एंड इट विल मैच विद ऑप्शन बी। सो अच्छा क्वेश्चन है भाई, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना एग्जाम से पहले, ठीक है। ओके, कर लोगे ना इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस, है ना। जल्दी से थम्स अप कर दो, यू आर हियर, आप लोग इस सेशन में प्रेजेंट हो, अपना प्रेजेंस को शो करोगे, हाँ सर हम देख रहे हैं, ठीक है। So definitely we are ready for question number 4 and we are moving to question number 4 and it is on your screen now. So yes, you can see here we have 4 loops. Again magnetic moment का ही कुछ question है, but अगर आप ध्यान से देखो here we have to determine the potential energy. हमें उसको कैसे लिखना है, potential energy को decreasing order में। तो सबसे पहले उस loop की potential energy लिखेंगे जिसकी सबसे ज्यादा होगी, then decreasing order में।
और एंगल आप लोगों को अगर विजिबल नहीं है तो मैं बता देता हूं, यहां से जो θ1 है वो आप लोगों को 180 डिग्री दे रखा है, मतलब एंटी पैरेलल। सेकंड वाले केस में जो ये एंगल है दैट इज प्रोवाइडेड एज 90 डिग्री। थर्ड केस में जो भी आपका θ3 एंगल है लेस देन 90 डिग्रीज है। फोर्थ वाले में इट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री है। और आप लोगों को पोटेंशियल एनर्जी का अगर फॉर्मूला पता है तो मुझे नहीं लगता ज्यादा मुश्किल होगा इस क्वेश्चन में। ट्राई कर लो सब, एक बार सोच लो कैसे करना है। पता है ना पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला? सोचो क्या है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, बताओ जल्दी से क्या है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला? इट इज माइनस एम डॉट बी, मैग्नेटिक मोमेंट डॉट बी। तो अगर आप पहले वाले केस में देखोगे एंटी पैरेलल है, इस केस में सबको पता है मैक्सिमम आएगा। अगर आप U1 की बात करोगे तो यहां सिंपली एम बी आ जाएगा, ये मैक्सिमम आपकी पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है। तो इसका मतलब आई तो सबसे ज्यादा होने वाला है, फर्स्ट वाला जो है, मतलब पहले तीन ऑप्शन में से कोई आंसर आएगा डेफिनेटली, है ना। सेकंड केस में ये 90 डिग्री है, उससे आपको क्या मिल जाएगा? अगर आप U2 की बात करोगे दैट विल बी 0, cos 90 इज 0। थर्ड केस में एंगल हमारा एक्यूट है तो कुछ नेगेटिव आएगा आपका, है ना। और फोर्थ केस में आपका जो आएगा, फोर्थ केस में जब आपका आंसर आएगा दैट विल बी सम पॉजिटिव बट लेसर देन द फर्स्ट केस। सो क्लियरली यू कैन अरेंज देम। तो फर्स्ट केस में सबसे ज्यादा, उसके बाद आप देख सकते हो फोर्थ केस में, फिर सेकंड केस में एंड फिर थर्ड केस में आप देख सकते हो, राइट। क्लियर है ना, क्योंकि जो थर्ड केस में आएगा दैट विल बी अ नेगेटिव। सो क्लियरली अगर आप इसका रीअरेंजमेंट करोगे 1, 4, 2 एंड थर्ड, दैट विल बी द आंसर। ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट चॉइस। आ गया होगा इसका आंसर अभी तक आप लोगों का, डेफिनेटली आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तैयारी, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की है बारी एंड शो दी थम्स अप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, नाउ दिस इज समथिंग अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम बट सिली मिस्टेक्स के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, क्योंकि सिली मिस्टेक्स इजी प्रॉब्लम में ही होती है। In the arrangement of the resistance shown in the circuit, the potential difference between B and D will be 0 when the unknown resistance X is equal to। तो आप लोगों को यहां कुछ सर्किट नजर आ रहा है एंड वो बोल रहा है कि बी और डी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो लाइक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा क्वेश्चन है। द ओनली थिंग यू हैव टू डू इज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स। सो आई कैन एक्चुअली फील कि ये जो क्वेश्चन है आप लोगों ने कर लिया होगा अब तक, और मुझे पूरा भरोसा है भाई, जो भी बच्चा अभी लाइव देख रहा है इस सेशन को, ठीक है, उसने जरूर कर लिया होगा। आप देख सकते हो यहां जो मेरा x है, ठीक है, और यहां मेरे 1 है और 1 है, इसका मतलब है इनका जो रेशियो होगा, तो अगर आप इनका पहले रिजल्टेंट निकालोगे 1/2, तो आप कह सकते हो x डिवाइडेड बाय 1/2 इज सेम एज यहां जो रिजल्टेंट है दैट इज 16 और डिवाइडेड बाय 4। अब मुझे समझ में आ गया कि ये क्या आएगा, यहां से आ जाएगा 4 और यहां से आ जाएगा कितना 2x डिवाइडेड बाय 1, तो x की वैल्यू आ गई होगी आपकी 2 ओम। सो क्लियर हो गया, ये तो बहुत सिंपल था, है ना। आप वैसे भी देख सकते हो यहाँ जो 4 है और यहाँ कितना है 16, तो जो ऊपर वाली ब्रांच में है वो रेजिस्टेंस 4 टाइम्स है, नीचे रेजिस्टेंस 1/2 है, उसका 4 टाइम्स हो गया 2। तो इसका मतलब है इसका जो आंसर आएगा दैट विल मैच विद ऑप्शन सी एंड दैट इज 2 ओम। डन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। मजा आ रहा होगा, ये सेशन फास्ट चल रहा है, ये तो अच्छी बात है, ये टाइम सेवर सेशन है, ऐसे सेशंस तो आपको अटेंड करने चाहिए ना, ठीक है। लाइव भी कर लिए, मेंटी भी कर लिए, और ऐसे सेशंस का भी मजा लेना चाहिए, हर एक चीज का लुत्फ उठाना चाहिए भाई, तभी तो सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे। नाउ वी आर हैविंग कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स एंड या म्यूचुअल इंडक्टेंस को नहीं दिखा तो इसका मतलब सिर्फ आप लोग यहाँ जो सेल्फ इंडक्टेंस है एल की, उसी की बात करोगे। Two inductors of inductance L are connected in parallel. One more inductor of inductance 5 millihenry is connected in series with this combination. Now the effective inductance is 15 millihenry. The value of L is। बिल्कुल रेजिस्टेंस की तरह इंडक्टर भी फॉलो करेगा मामला, है ना, सेम मैटर है जैसा रेजिस्टेंस में होता है। तो आप देख सकते हो आप लोगों को ये दे रखा है सर्किट एंड उसके बाद आप लोग इनका इक्विवेलेंट निकाल लो L और L का, तो देखने में पता चल रहा है, मैंने डायरेक्टली लिख दिया वैसे यहाँ L/2 और इसके साथ क्या लगा दिया 5 मिली हेनरी, और इनका जो रिजल्टेंट आ रहा है दैट इज नथिंग बट इट इज कमिंग आउट टू बी 15। तो आपको पता है जब पैरेलल में होते हैं तो L1 L2 डिवाइड बाय L1 प्लस L2 यही होता है ना इक्विवेलेंट पैरेलल में, तो उसी से L/2 डायरेक्टली मैंने लिख भी दिया था, मैं तो ऑलरेडी यहाँ लिख दिया है ना। सो यहाँ से आ जाता है L1 L2 डिवाइड बाय L1 प्लस L2, यहाँ से हो जाएगा L स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2L, तो इट विल बी L/2, वो मैंने ऑलरेडी यहाँ सॉल्व करके दिखा दिया है। तो L/2 को 5 से लगाया तो कितना आ जाएगा आपको पता है, सीरीज में L/2 प्लस 5 इज 15, तो यहाँ से L/2 विल बी 10, तो यहां से L की वैल्यू 20 मिली हेनरी आ जाएगी ना, है ना। सो जो फाइनल आंसर होगा दैट विल बी 20 मिली हेनरी विच इज नथिंग बट ऑप्शन डी, राइट, है ना। समझ में आ रहा है ना, क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि समझ में ना आ रहे हो गए होंगे। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव कर रहे हैं। अगेन एक वैसा सही क्वेश्चन है जैसे पीछे डिस्कस किया था।
अब मुझे लगता है आप इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी कर सकते हो, ठीक है। जो मेन बात है इस क्वेश्चन में वो है कि इसमें हम फंस जाते हैं कैलकुलेशन में, तो मैं इस पे थोड़ा सा फोकस कराऊंगा आपका। यहां आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दे रखे हैं, इक्विवेलेंट इंडक्टेंस दे रखे हैं, आप देख सकते हो। सबसे पहले हमें पैरेलल का दिया है, वो दे रखा है 2.4, एंड देन सीरीज का दिया है, वो दे रखा है 10 हेनरी। नाउ दे आर आस्किंग अबाउट L1 और L2, आप कुछ भी बता दो, कह रहे कोई भी एक इंडक्टेंस हमें बता दो जो इस ऑप्शन से मैच कर जाए, ठीक है। चैलेंज कर रहा है, कोई एक बता दो, दोनों भी नहीं पूछ रहा है, एक पूछ रहा है। कैसे करें इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट, तो अगर आप ध्यान से देख रहे हो यहां आप लोग क्या करोगे, आप इक्विवेलेंट निकालने की कोशिश करोगे। L1 L2 का जो पैरेलल होगा, आप समझ रहे हो, वो होगा L1 L2 डिवाइड बाय L1 प्लस L2, दिस इज 2.4, और सेकंड से आपको मिल जाएगा L1 प्लस L2 इज 10। आप इसको ऊपर भी यूज कर सकते हो, तो L1 इंटू L2, और ये इसकी वैल्यू आप L1 प्लस L2 यहां मल्टीप्लाई कर दो तो इट बिकम्स 24। तो L1 प्लस L2 इज 10, L1 इंटू L2 इज 24। अब आधे बच्चे यहीं अटक गए होंगे, इसके आगे कैसे सॉल्व करें, है ना। तो इससे बाद में आप क्या कर सकते हो, आपको पता है, आप यहां से ये लिख सकते हो, यहां से L1 माइनस L2 का होल स्क्वायर देख सकते हो क्या होगा। क्या होगा आप देख सकते हो, इसको मैं ये लिख सकता हूं, L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर प्लस बेसिकली, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, L1 प्लस L2 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स L1 L2, ये लिख सकते हैं ना, मैथ्स में करते हो ये फॉर्मूला। और अगर आप यहां स्क्वायर रूट ले लो तो बेटर है, आप पहले ही स्क्वायर रूट लेके सॉल्व कर लो। नाउ फ्रॉम हियर यू विल गेट L1 माइनस L2, L1 माइनस L2 आपको यहां से मिल जाएगा, क्योंकि L1 प्लस L2 की वैल्यू आपको पता है यहां से आ जाएगी 10 का स्क्वायर विच इज 100 माइनस 4 टाइम्स 24, 4 इंटू 24, है ना। तो यहां से L1 माइनस L2 की वैल्यू आप लोगों को इजीली मिल जाएगी, है ना। कितनी आ गई बताओ, यहां से L1 माइनस L2 की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गया 100 माइनस 96, तो यहां से आ गई 2। तो L1 माइनस L2 इज 2 और L1 प्लस L2 इज नथिंग बट 10। तो क्लियरली आप इनको अगर सॉल्व करोगे, ऐड कर दोगे, तो आपके पास L1 की वैल्यू आ जाएगी, 2 L1 आ जाएगा 12, L1 की वैल्यू आ जाएगी 6, तो L1 आ जाएगा आपका 6 और L2 आ जाएगा आपका कितना, L2 आ जाएगा आपका 4, है ना, क्योंकि इन दोनों का सम 10 होना चाहिए ना और डिफरेंस 2 होना चाहिए, 6 और 4। अब आप अपने करेक्ट ऑप्शन के लिए जाओ दोबारा ऑप्शंस की तरफ, है ना, आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। देखो मैंने यहाँ सॉल्यूशन लिख भी दिया आप लोगों के लिए, रेफरेंस के लिए, आप देख सकते हो। अगर आप करेक्ट ऑप्शन की तरफ जाओगे यू विल डेफिनेटली गेट ऑप्शन बी, क्योंकि 4 होता अगर यहाँ आंसर में तो आप 4 भी लिख सकते थे, बट एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, दैट इज 6। सो मैंने ये क्वेश्चन क्यों कराया, क्योंकि ये क्वेश्चन में हम कैलकुलेशन में फंस जाते हैं। इंपॉर्टेंट है भाई ये क्वेश्चन, छोड़ के आने वाला क्वेश्चन नहीं है ये, एक बार जरूर करके जाना ऐसे प्रैक्टिस। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8। नाउ दिस क्वेश्चन इज कंपैरेटिवली सिंपल, बट जस्ट फॉर्मूला अगर आपको पता है तो हो जाएगा। सो व्हाट इज गिवन, आपको 2 कॉइल दे रखी है और आप लोगों को म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछ रहा है, और इसके साथ इंफॉर्मेशन ये दे रहा है, अगर आप पहली वाली कॉइल में करंट चेंज कर रहे हो 2 एम्पेयर का, तो दूसरे वाले में जो फ्लक्स चेंज हो रहा है वो ये है। तो आप लोगों को पता है जो फ्लक्स होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू करंट, एंड फ्लक्स इज इक्वल्स टू म्यूचुअल इंडक्टेंस टाइम्स करंट। तो जो करंट है उसको मैं डेल्टा फाई बाय डेल्टा आई भी लिख सकता हूं, यही यहां यूज करना है। तो ये तो सिंपल हो गया, ये 0.4 डिवाइड बाय 2 हो गया, इसका मतलब ये 0.2 हो गया। तो इसकी जो यूनिट है वो हेनरी है, तो इसका मतलब 0.2 हेनरी। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। सो ये सिंपल है, इसका जो करेक्ट आंसर आया आप लोगों का वो ऑप्शन ए आ गया। ठीक है, क्लियर है ना बच्चों। सो इसका करेक्ट आंसर अगर आपने निकाला 0.2 हेनरी, विच इज ऑप्शन ए। नाउ वी कैन मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, सबसे सिंपल क्वेश्चन है, और मैं तो चाहूंगा कि इसका आंसर हर कोई बच्चा कर दे, और मैं चाहूंगा ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। यहां आप लोगों को करंट दे रखा है वो भी साइन की टर्म्स में, ईएमएफ दे रखा है वो भी साइन में, दोनों के फेस भी नजर आ रहे हैं। इससे सिंपल क्या होगा अगर आपसे वो फेस डिफरेंस पूछ ले एग्जाम में, कर सकते हैं ना। एक π/4 एक π/2, एक 90 डिग्री है एक 45 डिग्री है, तो रिजल्टेंट मतलब जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, कितना आएगा, 90 डिग्री में से 45 डिग्री माइनस करो, 45 डिग्री π/4, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं। मुझे लगता है ये तो क्वेश्चन रखना भी नहीं था मुझे, बट मैंने क्यों रखा है, क्योंकि इस बार जेईई में ऐसे कमाल हुए हैं, ऐसे इजी पूछे हैं, तो आप लोग को ही पता चले फेस डिफरेंस में कंफ्यूज हो जाओ। बट याद रखना यहां तो मैंने दोनों जगह साइन लिया, बट अगर मैं यहां कॉस ले लेता तो आप पहले इसको साइन की टर्म में कन्वर्ट करते एंड देन यू कैलकुलेट द फेस डिफरेंस। पता है ना, कॉस थीटा दे रखा हो तो साइन 90 प्लस थीटा करके फिर आप सॉल्व करते। बट अभी तो सिंपल है, अभी तो आप लोगों ने इसका फेस डिफरेंस π/4 कैलकुलेट कर लिया होगा। नाउ वी कैन मूव टू क्वेश्चन नंबर 10 एज वेल। ओके, नाउ दिस क्वेश्चन इज इंटरेस्टिंग। अ पार्टिकल दैट मूव्स अलोंग पैराबोलिक पाथ, इक्वेशन आपको दी x इक्वल्स टू y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 2 इन सच अ वे दैट y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, है ना,
और इसके साथ साथ उसकी वैल्यू दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। सो डेफिनेटली जब आप एक्सेलरेशन की बात करते हो तो एक्स डायरेक्शन में भी होता है और वाई डायरेक्शन में भी होता है, ये एक्स वाई प्लेन में है। बट आपके केस में जो वेलोसिटी है वो वो कांस्टेंट है, तो वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी कांस्टेंट है। कुछ नहीं करना बच्चे, स्टार्ट करने के लिए क्या करना चाहिए बताओ, क्या करना चाहिए हमें? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या? टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में करो। तो अगर मैं dx by dt करूंगा दैट विल बी इक्वल्स टू d by dt ऑफ y स्क्वायर, है ना, प्लस यहां से आ जाएगा 2 टाइम्स d by dt प्लस 0। तो आप देख सकते हो ये आ जाएगा vx, है ना, dx by dt इज वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। और y स्क्वायर का करूंगा तो 2y dy by dt, तो 2y by dt को मैं vy लिख देता हूं, ठीक है। जो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है याद से 2y इंटू dy by dt करना, प्लस 2 dy by dt मतलब 2 टाइम्स vy प्लस 0, तो मतलब उसको लिखने की जरूरत है नहीं। सो अगर आप ध्यान से देखोगे यहां से vx आपका आ गया, तो vx कितना आ गया? 2y, और vy की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? 2 इंटू 5 मतलब 10y प्लस कितना आ गया? 10, है ना, 10y प्लस 10। अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए एक और बार डिफरेंशिएशन करो, तो यहां से आ जाएगा ax और y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 10 टाइम्स vy, है ना, ये आ जाएगा vy प्लस 0। तो ax कितना आ जाएगा? 10 इंटू vy कितना है आपका 5, तो ये आ जाएगा 50। और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो यही आंसर रहेगा, क्योंकि y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है ही नहीं। सो ax इज नथिंग बट 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड दैट विल बी द फाइनल आंसर। हो गया? अच्छा क्वेश्चन है ये, मुझे लगता है ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, तो इसकी प्रैक्टिस करेंगे हम। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, रोटेशन का क्वेश्चन। और रोटेशन में आपने देखा होगा बहुत सारी शिफ्ट्स में मोमेंट ऑफ इनर्शिया को पिक किया है उसने, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ये क्वेश्चन मैंने अच्छा सा यहां उठाया है। नाउ यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट इज प्रोवाइडेड हेयर, और आप लोगों को उसका मास दे रखा है m, और आप लोगों को उसकी जो एज लेंथ दे रखी है वो दे रखी है स्मॉल है। आप लोगों से कह रहा है दो एक्सेस हैं, एक इसके डायगोनल से पास हो रही है और दूसरी इसके कॉर्नर से पास हो रही है, दोनों पैरेलल है, 1 और 2 एक्सेस आप लोगों को प्रोवाइडेड है। यहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 मान लो, यहां से I2, और इनका रेशियो निकालो। सबसे पहले आपको स्क्वायर प्लेट का पता होना चाहिए। अगर मैं स्क्वायर प्लेट की बात करूं, अगर मैं एक एक्सिस ले लूं जो इसके परपेंडिकुलर है और सेंटर से पास हो रहा है, वहां से आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। वहां से इसका फॉर्मूला हो जाता है, जैसे रेक्टेंगल का होता है ma² by 12 प्लस mb² by 12, तो यहां से हो जाता है ma² by 12 प्लस ma²by 12, तो मतलब आप इसको लिख सकते हो 2ma² by 12 मतलब ma²by 6। ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, बट एक प्लेन से जो इसके सेंटर से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ मास से, और प्लेन जो परपेंडिकुलर है वहां से, ठीक है ना। एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, और एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। बट हमें कहां चाहिए? अलोंग द, हमें कहां चाहिए बोलो? अलोंग द डायगोनल। तो हमें पता है इन दोनों एक्सिस से सेम आंसर आएगा, मतलब अगर मैं इसको I3 बोल दूं, इसको I4 बोल दूं, हमारे केस में हमने इसको क्या बोला हुआ है? वी कॉल दिस एज I1, और इसको मैं इसको मैं बोल देता हूं I1, और इस एक्सिस को मैंने नाम दे दिया लेटर से I4। सिमेट्रिकली इन दोनों से सेम आएगा, तो मतलब आप अगर यहां परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाओगे तो I1 की वैल्यू जो आएगी इसके हाफ आ जाएगी, मतलब ma²by 12 आ जाएगी। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया, आपको I1 मिल गया। अब तो आपको यहाँ पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना है ना बच्चे, सिर्फ पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना है, और ये जो डिस्टेंस है दैट विल बी a/√2। डायगोनल होता है a√2, उसका आधा a√2/2 मतलब a/√2। सो आप कहोगे कि सर I1 तो क्लियर है, I1 इज नथिंग बट ma²by 12, और ये आ जाएगा ma²by 12, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओगे ना, प्लस ma/√2 का स्क्वायर। सो यहां से आ जाएगा ma²by 12, और नीचे आ जाएगा ma²by 12 प्लस ma²by 2, तो यहां से नीचे आ जाएगा, एलसीएम लोगे तो 12 आएगा, और ऊपर आ जाएगा 6 + 1 मतलब 7 ma²। सो देखने में पता चल रहा है यहां से कुछ जो रेशियो आ रहा है वो कैसा आ रहा है, आप देख सकते हो ma² से ma² कट जाएगा, यहां से कितना आ जाएगा 12 से 12 कट जाएगा, इट विल बी 1/7। तो ये कुछ इसका रेशियो आ रहा है, आप देख सकते हो यहां से अगर आप इसका रेशियो निकालोगे। सो ओके, अच्छा 7 का फैक्टर नीचे है, ठीक है, तो ये जो 7 का फैक्टर है वो अभी हमने नीचे रखा है, I1 डिवाइडेड बाई I2 किया है, राइट, क्लियरली। तो यहां से I1/I2 आ जाएगा 1:7। ठीक है, समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से, क्लैरिटी हो गई, ये क्लियर हो गया आप लोगों को। यहां से आप लोगों को इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं, एक बार दोबारा से मैं आप लोगों को रिव्यू करा देता हूं। यहां से सबसे पहले हमने I1 निकाला है, देन वी हैव कैलकुलेटेड I2, और I1 और I2 को दोनों को मैंने यहां क्या किया है? डिवाइड किया है।
ओके, लेट मी जस्ट चेक वंस अगेन कि आंसर ठीक आ रहा है नहीं आ रहा. इट विल बी ठीक है, आई एम जस्ट चेकिंग इट अगेन. ये आया था m²/12, तो यहाँ से नीचे कितना आ गया था आपका 7am²/12. ठीक है, क्योंकि I2 इज ग्रेटर देन I1, तो ये आंसर 1:7 ही आ सकता है, 7:1 नहीं आ सकता. अगर आपके माइंड में डाउट हो, देखो मैं भी रीचेक कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि सही आंसर जाना चाहिए. सो अगर आपके माइंड में डाउट है सर 7:1 आना चाहिए था या 1:7, तो आप ये भी सोच सकते हैं I1 बड़ा होगा या I2. सोचो, I1 is passing through center of mass, I2 is passing from the edge, तो इसका मतलब I2 should be greater than I1, तो ये आंसर बिल्कुल ठीक है. सो फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी. ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलेंगे एंड दिस इज सिंपल नॉलेज बेस्ड. आप देख सकते हो आपको 4 स्टेटमेंट दिया अबाउट मोलर हीट कैपेसिटी. आइडियल गैस है. सबसे पहले उसने बोला अगर नो हीट एक्सचेंज हो, तो आपको पता है यार कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रही, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, डेल्टा क्यू 0, तो ये 0 ही होगा. दूसरा कांस्टेंट टेम्परेचर डेल्टा टी 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा इन्फिनिटी. डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी में डेल्टा टी को 0 डाल दो, डिनोमिनेटर आपका 0 हो गया, तो बचे क्या इन्फिनिटी. इसके बाद आपको पता है कांस्टेंट प्रेशर का फॉर्मूला और कांस्टेंट वॉल्यूम का फॉर्मूला ये नहीं होता, वो गामा-1 होता है, अगर आपको याद हो. ये फॉर्मूला बेस्ड, आई थिंक ये सभी को पता था. तो यहां से अगर आपने आइडेंटिफाई किया होगा तो ऑप्शन डी इज द इनकरेक्ट चॉइस. तो आपको इनकरेक्ट चॉइस चूज करनी थी एंड दैट विल बी द फाइनल आंसर. नाउ वी कैन मूव टू क्वेश्चन नंबर 13 एज वेल. जल्दी से आप लोग एक बार थम्स अप कर दो अगर अभी भी बरकरार हो, बने हुए हो और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, एकदम मस्त तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ. So here we are provided with pressure time graph. Now it is for a diatomic gas. ये किसके लिए दिया बोलो? Diatomic gas के लिए दिया है. Now the molar heat capacity during this process. पहले तो आइडेंटिफाई करो ये ग्राफ हमें क्या बता रहा है. ये बता रहा है कि पीटी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, तो आप इतना तो समझ गए होगे यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट होगी, तो मतलब हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब हमें सीवी निकालना है. और कैसी गैस है? डायटमिक. डायटमिक में क्या होगा सीवी का फॉर्मूला? सोचो, इट विल बी 5/2R, है ना? पता है ना आपको डायटमिक में, तो अगर आप इसमें डालोगे यू विल गेट द आंसर 2.5R एंड दैट विल बी ऑप्शन सी. ठीक है, नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 को एक बार डिस्कस करते हैं अब आप लोगों के साथ. क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है? नाउ दे हैव प्रोवाइडेड अस अ equation of a straight line. They provided us an equation of this straight line and they have asked about the angular momentum when this particle is closest to origin. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना. पार्टिकल मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से, इसकी स्पीड नहीं बदल रही, सबसे बड़ी बात. दूसरी बात वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है और उसका एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा है ओरिजिन के अबाउट जब कोई उसका डिस्टेंस मिनिमम हो. पहले एक चीज समझना, आप लोगों ने ये चीज सुनी होगी, अगर हम किसी पॉइंट को फिक्स करें ओरिजिन को और पार्टिकल मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से, अगर वो पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम बदलता नहीं है ना? उसका एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं करेगा. और अगर एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं कर रहा तो आप क्लोजर डिस्टेंस से निकालो या कहीं से भी निकालो, एक ही बात है. हम वही यूज करेंगे यहाँ. जरूरी नहीं आप क्लोजर डिस्टेंस यहाँ कैलकुलेट करो. आपको कि एक काम करते हैं सर, हम इस लोकेशन को ए बोल देते हैं, इस लोकेशन को बी बोल देते हैं और ए से निकाल लेते हैं. मैंने कहूंगा बिल्कुल कर लो, बट आपको इसके लिए ये एंगल चाहिए. ये भी बहुत आराम से निकल जाएगा. आप कोऑर्डिनेट्स निकाल लो. ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? जहां y 0 होगा वहां आप यूज कर सकते हो इस इक्वेशन में, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में y को 0 डाल दो, तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे -2/3, 0. और जो b के कोऑर्डिनेट आएंगे आप x को 0 डाल दो, तो यहां से अगर आप x को 0 डाल रहे हो तो 0, 1/2. आप स्लोप निकाल लो. स्लोप कितना आ जाएगा? 1/2 -0. चेंज इन क्वांटिटी ऑन y एक्सिस डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी ऑन x एक्सिस. तो आप देख सकते हो यहां से जो स्लोप आ जाएगा दैट विल बी 3/4. तो अगर आपका स्लोप 3/4 आ रहा है, तो अगर आप इसको tan थीटा से रिप्लेस कर रहे हो तो थीटा आपका 37 डिग्री आ रहा है, तो थीटा 37 डिग्री आ गया. अब इससे फायदा क्या होगा? व्हाट इज द बेनिफिट? थीटा 37 डिग्री निकालने से फायदा क्या हुआ? मुझे पता है इसकी स्पीड यहाँ 5 मीटर पर सेकेंड है, तो इसका ये वाला कॉम्पोनेंट मिल जाएगा. इट विल बी 5 sin 37 विच इज नथिंग बट 5 into 3/5 विच इज नथिंग बट 3. अब एंगुलर मोमेंटम आप देख सकते हो, मैंने यहां इसकी वेलोसिटी परपेंडिकुलर निकाल ली और ये डिस्टेंस मुझे पता है कितना हो गया, 2/3. तो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा 2/3 इंटू मास विच इज 3 इंटू आप लोगों ने इसकी जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी निकाली है वो भी 3 आई है, तो 3 से 3 कट गया एंड 3 2 जा 6. सो 3 2 जा 6 मतलब 6 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड विल बी योर आंसर. तो आप देख सकते हो यहां से आप लोगों का आंसर आ जाएगा. ठीक है, सो फाइनल आंसर विल बी नथिंग बट, अगर आप सॉल्व करोगे 6 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. अगर आप क्लोजेस्ट डिस्टेंस निकाल के भी निकालोगे तो भी सेम आएगा. आप किसी भी पॉइंट पे निकालोगे यू विल गेट द सेम आंसर.
सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, मैं कहूंगा कि ये क्वेश्चन आप जरूर प्रैक्टिस करके जाना। नाउ वी कैन मूव टू क्वेश्चन नंबर 15। सिंपलेस्ट प्रॉब्लम, जस्ट फॉर्मुला बेस्ड। और क्यों रखा है मैंने, क्योंकि मैंने रिपीटेटिव कॉन्सेप्ट की बात की है और फ्री मीन पाथ पे क्वेश्चन हर साल पूछता ही है यार, जेई मेंस में मैंने देखा है। ठीक है, इवन नीट में पूछता है, जेई मेंस में पूछता है। फॉर्मूला आप लोगों को पता है, फ्री मीन पाथ का, आप बता दो। वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा होता, डेंसिटी पे करता है, डायमीटर पे करता है, तो हो गया क्वेश्चन। इसका मतलब ये तो सिंपल हो गया सर, हमें फॉर्मूला भी अगर पता होगा तो हम ऑप्शन डी को मार्क करके आएंगे। फ्री मीन पाथ आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी। वो डेंसिटी पे डिपेंड करता है, डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल पे, मतलब मॉलिक्यूलर साइज पे भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे नहीं डिपेंड कर रहा। तो इसका मतलब है आंसर आ जाएगा बोथ बी एंड सी। सो दैट वॉज ऑल अबाउट फॉर टूडेज सेशन। आज का सेशन आपने देखा होगा, हमने जल्दी जल्दी क्विकली क्वेश्चंस किए, क्योंकि अब टाइम बहुत पास आ गया जब हमें जेई मेंस के लिए मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। एंड आई प्रॉमिस यू कि मुझे 500 क्वेश्चंस करने हैं, तो लेट मी जस्ट डिलीवर दिस क्वेश्चन एनी हाउ। किसी भी तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। एंड कीप डूइंग प्रैक्टिस बच्चा, प्रैक्टिस से आप लोगों का रिजल्ट इंप्रूव होगा। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। आप रोज पढ़ो, आप मैथ्स को अच्छे से प्रिपेयर करो, केमिस्ट्री को करो, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना के चलो अपने एग्जाम्स की। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, टेक केयर। मैं आप लोगों से अलविदा चाहूंगा। बाय बाय, बाय बाय एवरीवन।